नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज संसद टीवी के साथ आप महापरिनिर्वाण दिवस, बाबा साहेब अम्बेडकर, प्रबुद्ध भारत के विजनरी मैन, जो 6 दिसंबर 1956 को जिनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, तब से वो शुरू हुआ और आज वो 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि आज कृतज्ञ राष्ट्र दे रहा है। संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल पर जो तमाम गणमान्य हैं वहां एक साथ जुटेंगे और देश के इस महान सपूत को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी हैं। आप जो डॉक्टर अंबेडकर पर शोध पीठ है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा में, आप उसके चेयरपर्सन हैं वहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर सुषमा यादव जो फॉर्मर मेंबर हैं यूजीसी की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। इस चर्चा को हम शुरू करें जब तक प्रेरणा स्थल से कुछ तस्वीरें हमारे सामने आना शुरू हों तब तक। आप पंजाब से आए और केवल जो डॉक्टर अंबेडकर का बताया हुआ जो रास्ता है, उस रास्ते को लेकर आपने एक किताब भी लिखी, जो सत्य भारत है, जो उनका जो एक तरह से विज़न है, उसे लेकर भी आपने एक किताब लिखी। कुल मिलाकर आपने इस दरमियान क्या समझा, क्या है डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता? डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता बहुत ही रामवीर जी, बहुत एक सामान्य संस्कृति का एक जाल है और जिसमें हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है जिस तरीके का, उसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर का पूरा रास्ता है। और वो उन्हीं तमाम जो उलझने हैं उसको वो ठीक करने की ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं। खासकर मेरा ये मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर जो जीवन में अपनी अनुभूतियों में जो उन्होंने समझा, सीखा और जो उन्होंने तमाम चुनौतियों को सामना किया, उसको लेकर के वो काफ़ी जीवन भर अपने मूल्यों के साथ जीने का प्रयास करते हैं। तो उनका जो रास्ता है वो मूल्यगत है, वो मूल्यगत जीवन को जीते हैं और एक ऐसे समाज निर्माण की रचना की प्रयास करते हैं जिससे कि हम एक सबकी गरिमा सुरक्षित हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो और सभी जो है एक दूसरे का सम्मान करें। ये डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य जो मैं मानता हूँ कि ये रास्ता रहा। बिल्कुल। डॉक्टर सुषमा यादव भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, गांव में एक तरह से मतलब एक बात होती है कि भाई जिस तरह से हमारी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। आमतौर पर कोई आदमी अगर गरीबी में जी रहा हो तो वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे जो हैं कम से कम उन्हें गरीबी का सामना करना ना पड़े। अगर वो किसी अभाव में जी रहा है तो वो उसकी ना पड़े। अगर वो किसी अभाव में जी रहा है तो वो उसकी ये कामना रहती है कि उसकी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें किसी अभाव का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर अंबेडकर कुछ ऐसा ही देख रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही देख रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिन समस्याओं का सामना किया उनसे वो हताश नहीं हुए, उनसे उन्होंने अपना मार्ग बनाया और वह मार्ग उन्होंने कहा शिक्षा से जाता है। तो आज के दिन जो महापरिनिर्वाण दिवस है, मैं आप सबके साथ मिलकर उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ सम्मान के साथ, और यह भी याद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह मार्ग मात्र संघर्ष का नहीं है, वह मात्र समता, बंधुत्व और समानता का है। न्याय का संघर्ष अवश्य करें लेकिन ज्ञान के साथ करें। वह शिक्षित हुए। उन्होंने कहा शिक्षा के बाद जो हमारे मस्तिष्क में एक अकुलाहट आती है, एक संघर्ष का मार्ग दिखता है, वह मार्ग ही एक अच्छा समाज बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शिक्षित बनो यह सबसे पहला मूल मंत्र दिया, क्योंकि शिक्षा हमें अज्ञान के बंधनों से असमानता के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को आज हम याद करें और फिर देखें कि किस प्रकार से अनेक संघर्षों से निकलकर उन्होंने ये कहा कि संवैधानिक संघर्ष का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है और संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का मार्ग भी
किसी समाज को बदलने का सबसे सुंदर मार्ग है। इसलिए मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने की, नीति नहीं, निर्देशक तत्वों की बात संवैधानिक उन्होंने संघर्ष की, से और उससे एक ऐसा समाज आपका बनाने का क्या प्रयास मतलब किया। है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुषमा, संवैधानिक जी, संघर्ष, ये जो आपने शब्द प्रयोग किया है, इससे आपका क्या मतलब है? संवैधानिक संघर्ष मतलब संघर्ष हम करें लेकिन सीमाओं के भीतर रहकर करें। यह हमारा अपना देश है। इस देश में यदि संघर्ष करना है तो रिप्रेजेंटेशन दें, डिस्कशन करें, बातचीत करें, निगोशिएशन करें, और उसके बाद जो मार्ग निकलता है वह मार्ग ही समाज को सुंदर और समता के मार्ग पर ले जाता है। डॉक्टर इसलिए बाबा त्रिपाठी साहेब अम्बेडकर निरंतर लिखते रहे। जी, डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, एक बात और हम समझेंगे, जो उन्होंने 3 जो है ना हिट एक तरह से वर्ड कहे, जी जी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इस संघर्ष किससे? स्वयं से, समाज से, या क्या क्या मतलब? रामवीर जी, सवाल आपको बहुत अच्छा है और मुझे मतलब कि एक जो आपने मतलब मेरे दिल की बात आपने कह दी कि उनका सबसे पहले जो संघर्ष है वो स्वयं से है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। अभी सुषमा जी कह रही थी संवैधानिक संघर्ष, तो संवैधानिक संघर्ष एक्चुअली वो मर्यादा की बात कर रही हैं। संविधान भी एक मर्यादा की बात करता है। तो जो 3 इनके सूत्र रहे कि संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तो इन सारी चीज़ों के पीछे ये उनका पहले खुद से संघर्ष है। पहले खुद को शिक्षित भी किए हैं, वो खुद को अपने आप को मैं भी मानता हूँ कि संगठित की चेतना जो होती है वो अंदर से होती है। तब आपके साथ पूरा एक मास आता है और सारे लोग आपकी बातों को मानना और जानना और आपको समझना शुरू करते हैं। शिक्षित बनने के लिए संघर्ष करो, शिक्षित बनने के लिए जो मामला है वो उसके लिए नहीं। हाँ, संघर्ष जो है वह समाज की बुराइयों से है, समाज की कुरीतियों से है, समाज की उस चेतना से है जो अंधकार की तरफ ले जाती है। हमें अंधकार से बचाने के लिए वो कहते हैं कि आप संघर्ष लेकिन करो। शिक्षा प्रकाश की ओर ले जाती है, और शिक्षा प्रकाश की, शिक्षा खोलती है। वो इसलिए अगर शिक्षा के लिए संघर्ष करेंगे जैसा कि उन्होंने किया जी, तो प्रकाश अपने आप दिखेगा ही। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर इस बात को, इस मर्म को समझ लिया कि हमें किस तरीके से शिक्षित रहना है और हमें किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो पहले उनका जैसे कि बुद्ध से प्रेरित उनका जीवन रहा है। पहले हो सकता है वो नहीं जानते हो कि अपदीपो भव, लेकिन उनके पूरे जीवन को आप पलटेंगे जब एक एक पन्ने को, तो आपको ये लगेगा कि निश्चित रूप से वो पहले अपदीपो भव मतलब स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं और वो बिना शिक्षा के हो नहीं सकता है, जैसा कि सुषमा जी कह रही थी। अगर वास्तव में कहा जाए, डॉक्टर सुषमा हमारे साथ में है, जूम पर जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अगर ये कहा जाए कि जो अप्पो दीपो भव की बात जो है डॉक्टर त्रिपाठी ने की है, तो जो ज्ञान है उसका दिया अगर जल जाए तो इसका मतलब अपना अप्पो दीपो भव हो गया। इसका मतलब जब वो दीक्षा ले रहे थे तो उससे पहले तो उनका दिया जल चुका था, मतलब वो बुद्ध बनने की दिशा में तो चल पड़े थे। जी बिल्कुल ठीक बात है, और तभी ये समझ भी पाए कि अपना दीपक हम स्वयं बन सकते हैं। और यह एक मूल सूत्र था जिसने उनको आकर्षित भी किया बौद्ध धर्म की तरफ। क्योंकि अपना दीपक आप स्वयं बने, यानी पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और फिर उस ज्ञान को विश्लेषित कर आप अपने आसपास भी प्रेषित करें। सही गलत का निर्णय आपको किसी और जगह से नहीं मिलता। आपका जो कॉन्शियंस, आपकी जो चेतना है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिति भी कहते हैं, चिति शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन मैं समझती हूँ कुछ ऐसा ही बाबा साहेब अम्बेडकर भी अवश्य समझते होंगे। तो उन्होंने कहा पहले अपने चित्त से जो आपको सही गलत लगता है, और अगर वो सच में ही दीप्त है, यदि सच में ही वो ज्ञान के आभा प्रकाशित है, तो आप सही गलत का सही निर्णय ले पाएंगे। उसके लिए किसी ग्रंथ की, किसी और समूह की, किसी और व्यक्ति की आवश्यकता आपको बहुत अधिक नहीं होती। लेकिन ये भारतीय संस्कृति से लेकर वो चलते हैं, जिसको हम शिवोहम भी कह सकते हैं। दीपो भाव लगभग वैसा ही, जैसे ही आप अलौकिक चेतना से युक्त हो जाते हैं तो आप अपना दीपक स्वयं बनते हैं। और वो चाहते थे कि भारतीय जनमानस इतना प्रकाशित हो
इतना शिक्षित हो, इतना भाषित हो, जो भारत के नाम से जुड़ा है, कि वह सच में ही अपना दीपक स्वयं बनकर सबका मार्ग आलोकित करे। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपकी तरफ डॉक्टर सुषमा जी। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं, वो फॉलोअर्स की बात नहीं करते हैं, वो जमात की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अप्पो दीपो भाव की बात भी जब कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अपना दिया खुद बनो। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो दिया मेरे अंदर से जला है उस प्रकाश में तुम देखो, ये नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपकी है। और मैं तो इसको थोड़ा सा और विस्तारित करूं तो जिस प्रबुद्ध भारत को लेकर के वो उस समय ज़्यादा मतलब कि एक खुद चेतस मन उनका जो था, वो जिस तरीके से उसको सोच रहे थे, समझ रहे थे, उन्होंने आप उनके कालांतर में बहुत सारी चीज़ों को आप जब देखते हैं तो जैसे उनके जो गुरु थे फुले जी, तो फुले जी उसके पहले बहुत सारे सामाजिक उद्धार के कार्य कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे महात्मा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले, तो इनका उन पर असर था। और एक प्रबुद्ध भारत की जो चेतना है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमें आती है, हम भी किसी से प्रकाशित होते हैं। तो क्या महात्मा फुले को उन्होंने बाकायदा अपना ऑफिशियल गुरु बनाया था? अपना गुरु माना था, उनके वो गुरु वही थे। और आप देखेंगे कि औरंगाबाद में जब आप जाएंगे तो एक तरफ औरंगाबाद में महात्मा फुले की मूर्ति लगी है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की। तो इस तरीके का हम देखते हैं कि मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का एक, और वो ऑफिशियली वो मानते भी हैं। और तो प्रबुद्ध भारत की जो पूरी अवधारणा है उसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर की एक ऐसी संवेदना है जिससे हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, एक ऐसे विशेषताओं का हम एक वैशिष्ट एकत्रित करेंगे जिससे हम जो गरिमापूर्ण जीवन है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये बहुत पूर्ण बात थी उसमें। तो और उसके साथ मैं एक बात और कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी किसी के तिरस्कार की बात, किसी के अपमान की बात वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो चेतना की बात की, अभिचित्त की बात की सुषमा जी ने, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर वास्तव में एक ऐसे ज्ञान के दिया थे जो खुद जल रहे थे और उससे उस समय का समाज आलोकित हो रहा था और वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहा था। तो ये प्रबुद्ध भारत का भी उनका की जो अवधारणा थी उसके माध्यम से भी उनका कुछ इस तरीके का ही करने का प्रयास था। हम एक बार डॉक्टर सुषमा की तरफ चलते हैं। मेरा जो एक सवाल है उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया साथ के साथ जरूरी होगी जी। डॉक्टर सुषमा जी, एक बात ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर समाज में एक ऐसा वर्ग खड़ा करने की कोशिश की गई जो वर्ग सामाजिक संघर्ष को जन्म दे। मतलब अपने से संघर्ष करना ये नहीं है उसमें ज़्यादा, वो समाज के साथ संघर्ष, और उसमें कई बार अगर मैं ठीक शब्द प्रयोग करूं तो वो एक क्लैश की बात भी उसमें दिखाई देती है। तो ये क्या ये डॉक्टर अंबेडकर के विजन में तो कहीं पर, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप उसके बारे में विशेषज्ञ हैं, आप उसके बारे में किस तरह से उसे समझते हैं? देखिए, ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और षड्यंत्र कह सकती हूं मैं थी, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मार्क्सवाद को भी निगेट किया था, रिजेक्ट किया था उन्होंने। ओके। क्योंकि वो ये मानते थे कि संघर्षों से समाज नहीं बनते, आपसी संघर्ष, वर्ग संघर्ष, इनसे समाज नहीं बनते। समाज तो समता, समानता, बंधुत्व से बनते हैं। क्योंकि जब तक बंधुत्व नहीं आएगा कोई समाज अच्छा होगा, प्रबुद्ध होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो जो उस समय हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया, आप भी जानते हैं, वो मार्क्सवाद से बहुत प्रेरित, समाजवाद से प्रेरित थे। मार्क्सवाद में संघर्ष ही मूल है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात कही, मानसिक अकुलाहट की, मानसिक संघर्ष की, उसको उन्होंने वर्ग संघर्ष में, जाति संघर्ष में तब्दील करने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि समाज में इसी प्रकार से समानता आएगी। जब क्या आप जानते हैं कि वर्ग संघर्ष पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हो सका, साम्यवाद पूरे विश्व में कहीं भी नहीं आ सका, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय उसको भी रिजेक्ट किया था और पंथ निरपेक्षता को भी रिजेक्ट किया था, धर्म निरपेक्षता को रिजेक्ट किया था कि धर्म से निरपेक्ष मानव हो ही नहीं सकता। हम हर मानव को एक ना एक ऐसी सांस्कृतिक बद्धता चाहिए, चेतना चाहिए
जो उसकी माँ अंतस को आलोकित करती है, जो अंतस को आलोकित करने की बात वो करते हैं ना, वो कह सकते थे कि मैं सेक्युलर हूं, मैं कोई धर्म ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने धर्म ग्रहण किया और सोच समझ कर वो धर्म ग्रहण किया जहां समता है, करुणा है, शील है और अपना प्रकाश है। ये सारी चीजें संघर्ष में नहीं है, तो संघर्ष को तो उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में उसमें थोड़ा सा हम मैकाले की शिक्षा भी कह सकते हैं, थोड़ा सा हम औपनिवेशिक प्रभाव भी कह सकते हैं, थोड़ा उस समय की राजनीतिक जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी, रणनीति भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुषमा, मैं आऊंगा फिर एक बार आपकी तरफ। आपको सीधे हम ले चलते हैं प्रेरणा स्थल जो संसद भवन परिसर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है, उस अवसर पर वहाँ पर जो गणमान्य हैं उनका आना शुरू हो चुका है, और उसके लिए जो तैयारियां हैं, एक तरह से उसे एक पवित्र माहौल आप वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से, और एक उनका जो चित्र है बाबा साहेब अंबेडकर का वो भी वहाँ आप देखेंगे, साथ में जो उनके ऊपर भजन और गीत या भाषण, उस तरह की चीज़ें भी अब शुरू हो जाएंगी। और हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी हैं, और डॉक्टर त्रिपाठी, मैंने डॉक्टर सुषमा की तरफ जाने से पहले आपको कहा था कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर लूँगा। डॉक्टर सुषमा ने हालांकि एक हिंट दिया कि बाबा साहेब ने जिस धर्म को ग्रहण किया, हिंदू धर्म को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो उस बात से नाराज़ थे कि जो वहाँ पर छुआछूत जैसी कुरीतियाँ उनको दिखाई दे रही थी। ये भी कितना सही है, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और उन्होंने उस धर्म को ग्रहण किया जहाँ पर शील है, करुणा है, प्रेम है, ठीक है, बुद्ध के मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन बुद्ध के मार्ग में तो संघर्ष नहीं है, अगर संघर्ष है तो अपना अपने से है, वो व्याकुलता अपने अंदर है, वो मानसिक संघर्ष अपने से है। तो ये कुल मिलाकर जो उसके बावजूद भी जो उनको अपना, जो उनको लेकर चल रहे हैं, उन्होंने एक तरह से उसे संघर्ष के रूप में ही इस्टेब्लिश करने की समझने की कोशिश की। हाँ, सही बात है। रामवीर जी, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है, जिस तरीके से चुनौतियों के साथ वो आगे आते हैं, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। बाद में उन्होंने जब बहुत सारे अपने भारतीय वाङ्मय को पढ़ना शुरू किया, जो हमारे बहुत सारे ऋचाएँ हैं और वेद है, उपनिषद है, इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने पढ़ा और बुद्ध को भी पढ़ा। तो बुद्ध के समय की जो उनको सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली चीज़ थी वो अष्टांगिक मार्ग थी। और अष्टांगिक मार्ग से वो ये जानते हैं कि एक सम्यक जीवन किस तरीके से हो सकता है। तो सम्यक जीवन, सम्यक दृष्टि, इन सारी चीज़ों पर वो काफ़ी चिंतन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर बुद्ध का ही एक मार्ग है जहाँ पर शील है, जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ पर कोई भी दुराव नहीं है, कहीं पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है और सबकी गरिमा की रक्षा हो रही है, सभी एक दूसरे को समान बंधुत्व की तरह देख रहे हैं। तो ये जो सम्यक दृष्टि वहाँ से निकल करके आती है डॉक्टर अम्बेडकर के विजन प्लान में, और जो वो देखते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी चेतना का एक विस्तार है। और इसी के बाद फिर वो जिस तरीके की उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, जो छुआछूत, अस्पृश्यता की बीमारी थी हमारे समाज में, और एक खास समाज द्वारा एक खास हमारे ही समाज के लोगों का उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो इसको डॉक्टर अम्बेडकर बार बार प्रश्नांकित करते हैं। और प्रश्नांकित करने वाला जो स्वर होता है वो एक प्रतिरोध की संस्कृति होती है, वो भी एक संघर्ष है। प्रतिरोध की संस्कृति जो है वो भी एक संघर्ष है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का खुद से जो एक नए तरीके का सोचने समझने का तरीका था, और जिस तरीके की समाज की संरचना वो चाहते थे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, कि वो ये चाहते थे कि कभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, दासत्व जो है हमारे समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो श्रेष्ठ जी, मैं बता रहा हूँ कि जो
डॉक्टर अम्बेडकर इन्हीं सारी चुनौतियों को, जो इन सारी चुनौतियों से निकलने का प्रयास कर रहे थे और एक समाज के ऐसे तबके को हमारे से प्रश्नांकित करते हैं और उनको एक बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है जो ये भेदभाव रखते हैं इसको ख़त्म करिए। और इस तरीके की चीज़ें उनके भीतर है। और जब आप उनके पूरे जो अभी मैडम ने कहा कि एक समाज का अपना आधिपत्य नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, पानी के ही संघर्ष को लीजिए। बिल्कुल। तो पानी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, और पानी जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। तो एक्चुअली वो जीवन के साथ, जीवन के लिए, जीवन का संघर्ष है वो डॉक्टर अम्बेडकर का। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी होगी। और ख़ासकर मैं नहीं कहूँगा कि उस समय समाज पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो पढ़े लिखे थे वो दूसरे को नीचा दिखाते थे, वो दूसरे के साथ भेदभाव करते थे। बुद्ध का मार्ग जो है इन सारी चीज़ों से निकालता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का विजन था कि हम अगर इस धर्म में अपनाते हैं, इस धर्म को अपनाते हैं और लोगों को ले जाते हैं, तो यहाँ कम से कम उनके साथ एक सुरक्षित गरिमा रहेगी, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो जीवन का जो सवाल था उनके लिए, उससे उनके जीवन की लड़ाई है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है जो चर्चा यहाँ पर हुई, उसमें से अगर मैं उसे एक स्टेप और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, नफरत वाली कहीं कोई बात नहीं थी। और इस चर्चा को मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप देखेंगे कि कुछ गणमान्य जो हैं प्रेरणा स्थल पर जुटना शुरू हो गए हैं। हाँ, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई गणमान्य सांसद, मंत्री महोदय वहाँ पर पहले से हैं और ये कार्यक्रम अभी कुछ समय बाद ही ये विधिवत शुरू होने जा रहा है। तो इस चर्चा को या इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे जब बढ़ाता हूँ तो देख ये रहे हैं, या जो डॉक्टर त्रिपाठी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सवर्ण, जिसको सो कॉल्ड सवर्ण आज कह दिया जाता है, वो उससे कोई नफरत नहीं कर रहे थे, या वो केवल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत परिपक्वता के साथ क्या वो अपनी जो उनकी सहायक हैं सविता बाई, जो खुद ब्राह्मण हैं, वो उनसे शादी करते हैं। ये कुल मिलाकर ये मैसेज है या ये संयोग है या ये क्या है? इस सब को थोड़ा सा आप और रेखांकित कर सकेंगी? अवश्य। बाबा साहेब अम्बेडकर जब शिक्षित हुए, और शिक्षा देखिए, मैं आज के दिन यही रेखांकित करना चाहती हूँ क्योंकि जो युवा पीढ़ी इसे सुन रही होगी उसके लिए प्रेरणा भी होगी कि जो शिक्षा आज भी बहुत से भारतीयों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी एक स्वप्न है, कोलंबिया विश्वविद्यालय जाना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना, ग्रेज इंस्टीट्यूट करके आना, एक तरह से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान जो उस समय के थे विभिन्न विषयों के लिए, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर गए। और वहां भी जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनमें कौतूहल था, जिज्ञासा थी कि हमारे समाज में कुरीतियां कैसे आई और कहां से आई और क्यों आई। इसलिए पढ़ने तो गए वो इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, और उन्होंने अपना टर्म पेपर लिखा, हु वर शूद्रास, हु वर अनटचेबल्स, व्हाई दे केम टू बी व्हाट दे आर। और वहां उन्होंने बहुत सारे मिथ्स भी तोड़े। उस समय के इतिहास में जो मिथ बनाए गए थे कि अरे बाहर से आए थे, उन्होंने द्रविड़ों का शोषण किया और इस प्रकार से जो द्रविड़ थे वो जाकर के शूद्र बन गए, या किस प्रकार से समाज यहाँ का बना, उसको उन्होंने तोड़ा। आप देखिए कि बिल्कुल खत्म किया और बताया कि हमारा जीन बिल्कुल वही है, हमारा रक्त वर्ण वही है, इसलिए हम इसी धरती के हैं और यहीं के लोग हैं दोनों। और जब दोनों लोग एक हैं और रक्त एक है तो भाईचारा तो बड़ी आसानी से संभव है। किसने तोड़ा इसको? वह भी उन्होंने पढ़ा लिखा, और इसलिए उनका संघर्ष, क्योंकि जब हमारा रक्त वर्ण एक ही है। नहीं, किसने तोड़ा और कैसे टूटा, इस पर कोई बात कही गई है? जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है इस पर एक पूरा शोध ग्रंथ नहीं कह सकती उसको, पर शोध बहुत सुंदर पेपर लिखा है, बड़ा पेपर है वो एक तरह से। और वो इस पर लिखा है जिसपे उन्होंने इसको तोड़ा कि हम लोग जो ये कहते हैं ना शूद्र अलग हैं और ब्राह्मण अलग है, नहीं, हम लोग बिल्कुल एक ही हैं। इसलिए उनकी घृणा नहीं थी,
उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया और इसको समझते समझते वो यहां भी लाए कि भारत कमजोर कब हुआ, भारत गुलाम कब हुआ, तब हुआ जब इन वर्णों में आपस में मोबिलिटी संबंध समाप्त हो गए। और वो संबंध कैसे समाप्त हुए उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है, जिसको आज की पीढ़ी को समझना चाहिए। तो उसके कारण उनका घृणा तो नहीं, क्योंकि वो सब तो हमारा एक परिवार है। बिल्कुल। और इस परिवार को साथ चलना चाहिए। जैसे ही ये परिवार मिलेगा, ना भारत को कोई गुलाम बना सकेगा, ना भारत को कोई फिर से गरीब कर सकेगा। क्योंकि ये जो मोबिलिटी समाप्त की, आप देखिए, कुछ क्राफ्ट्समैन थे, कुछ शारीरिक काम करने वाले थे और कुछ स्किल्स का काम करने वाले थे। अब भी आप देखें तो भारत संघर्ष कर रहा है इसी के लिए, जो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी, कि हमको स्वदेशी पर जोर देना चाहिए। क्यों? आप याद करिए ढाका की मलमल, उसको कैसे एक तरह से तबाह किया गया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। जितनी यहाँ कलाएं थी, जिनकी हम आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बात करते हैं, 64 कलाएं लेकर आए, 16 विद्याएं जो हैं उनको फिर से शिक्षा में लाएं, जहां शिक्षा से हटा दिया गया था उनको, क्योंकि वो सब कलाएं, वो सब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ा और तभी भी निकाला। इसलिए सविता जी से विवाह करना उनके लिए आश्चर्य नहीं था। सविता जी ने उनकी बहुत सेवा की, वो उनके मन को समझ सकी और उन्होंने उनको साथ लेकर भी जो समाज का एक ताना बाना, जिसकी वो रूपरेखा आगे के लिए बनाना चाहते थे, जिसका वो स्वप्न देखते थे, एक तरह से उसका भी प्रयास किया कि हम में वर्णों में संघर्ष नहीं है। बिल्कुल। मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल की ओर ले चलता हूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला पहुँच चुके हैं। उनके साथ में आप अर्जुन राम मेघवाल, हरिवंश जी, वीरेंद्र जी और किरण रिजिजू, आप तमाम गणमान्यों को साथ में देख सकते हैं। और इसी चर्चा को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं डॉक्टर साहब, तो जो बात सविताबाई की अभी डॉक्टर सुषमा ने, एक ब्राह्मण लड़की जो है वो उनसे शादी करती है या वो उनसे, दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, ये एक तरह से कहीं भी कोई संघर्ष वाली बात नहीं है, ये अडॉप्टेबिलिटी की बात है, ठीक है। लेकिन जो बाद में जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर हमें अडॉप्ट ही करना चाहते हो तो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। ब्राह्मण लड़कियां जो हैं वो दलितों के बच्चों से शादी करें, वो उनसे शादी करें। मतलब इसकी कोई ऐसी खास ज़रूरत महसूस होती है या मतलब ये एक जस्ट मैसेज भर था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जो इनकी दूसरी शादी थी ये, हाँ, और इसमें जो उनका विचार है वो विचार अगर हम देखें तो हम केवल इस तरीके से ना समझें कि इंटरकास्ट मैरिज को हम बढ़ावा दें कि ना दें, बल्कि हम इसको इस तरीके से समझें कि एक समावेशी समाज की संरचना कैसे हो सकती है। और ये वैसे भी पर्सनल मामला है ना, ये बहुत ही निजी। अगर सविताबाई उनके साथ में उनकी सहायिका के रूप में ना रही होती, जी, ठीक है, तो ये शायद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं थी। और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हो सकता है कोई और रहा होता, बिल्कुल, तो उसके साथ भी ये विवाह हो सकते थे। तो इसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते। लेकिन रामवीर जी, मैं मानता हूँ कि आज जब समावेशी संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, समावेशी समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये एडॉप्टेबिलिटी, ये एक दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता थोड़ा विकसित हो रही है। लेकिन ये बहुत ही निजी मामला है। शादी किससे कौन करेगा, किससे नहीं करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर भी आज होते तो यही कहते कि ये आपका निजी मामला है, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए। और विवाह जो है वो आप अपने ही स्वेच्छा से कर सकते हैं, और संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। और संविधान इसकी भी इजाज़त देता है कि आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं, जो कि जिससे आपके साथ कोई भी मतलब
एक ट्यूनिंग बनती है। तो इसमें हम आज का जो सामाजिक ताना बाना है, हाँ, और उस ताने बाने में अगर हम ये मान कर चले कि नहीं, हम किसी चीज़ को लेकर के हम रिजिड नहीं हो सकते, हम बहुत ही उस पर कट्टर नहीं बन सकते कि नहीं यही होना चाहिए। ये तो समाज निर्माण की प्रक्रिया है, कौन किसके साथ मिलेगा, कौन किसके साथ नहीं मिलेगा, ये तो एक हमारे जो, अगर हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो मैं नाम लेकर बोलता हूँ जी। बामसेफ जैसे संगठनों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जिस रूप में प्रस्तुत किया है जी, या वो कर रहे हैं, करते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? बामसेफ ने जो प्रस्तुत किया, हाँ, वो बिल्कुल अलग है। और हम अलग है कि गलत है? नहीं, अलग है, मैं अलग मानता हूँ इसको। अच्छा, ठीक है। उसको इसलिए अलग मानता हूँ क्योंकि बामसेफ का अपना एक एजेंडा है, ठीक और है। किसी भी पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, और उस खास आईने में ही उनकी तस्वीर को वो सजाता है कि हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे ही थे। आज इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर एक के नहीं हैं। अब सभी लोग महसूस करने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा काम है, पूरा जो उनका विजन प्लान है, जो उनका दर्शन है, उनका चिंतन है, वो एक का नहीं, वो सबका है, पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग से आता हो। जितना वो पुरुषों के डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उतना ही महिलाओं के हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, और उन्होंने महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बहुत प्रयास किए। बामसेफ को मैं इसलिए अलग कह रहा था क्योंकि जिस तरीके की आज हमारी जो संस्कृति, जो सामाजिक संस्कृति आगे पल्लवित पुष्पित हो रही है। नॉट ओनली बामसेफ, मेरा ये कहना है कि जो दलित संगठनों के नाम पर संगठन खड़े हुए, मैं वही कह रहा था, जैसे उसी बात को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश और इधर नॉर्थ इंडिया से थोड़ा आगे बढ़ें। हम जैसे ही महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही विस्तारित उनका स्वरूप है। हाँ, पता चला कि डॉक्टर साहब के मंदिर भी हैं वहाँ तो। जी, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पर भगवान की तरह हैं। हाँ, और उनके प्रति जो आस्था, अटैचमेंट है, हालांकि ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक परिवर्तन है, वो हमें महाराष्ट्र में दिखाई देती है। वो हम जैसे दक्षिण में बढ़ते हैं, पेरियार तक जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे हमें देखने को वो चेतना सामाजिक है या राजनीतिक है, या दोनों, या मिली जुली? नहीं, वहाँ की सामाजिक जो संस्कृतिकरण है उसका, डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के वो बिल्कुल अलग है। उनके पोशाक, उनके प्रति निष्ठा, उनके जो बुद्ध के धर्म के अपनाने की बात है, उन सारी चीज़ों को। लेकिन जब हम इधर नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल व्यूज हमको मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा, समझना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर किस तरीके से सबके बन जाते हैं। और अभी जब हम लोग पढ़ते हैं या सभी लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज़रूरी है पढ़ना, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज हो वेयर सुद्रा हो, या जितने भी उनके टेक्स्ट हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सुना है 30,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी उनकी निजी लाइब्रेरी में। जी, उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, और इतनी अच्छी लाइब्रेरी थी कि वो मतलब कि उनको रात में, मतलब कि सविता जी लिखती भी हैं अपनी आत्मकथा में कि वो किस तरीके से वहीं पर वो टेबल पर उनके पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, फिर मतलब इस तरीके का उनका रहा है, पुस्तकों से इतना बड़ा लगाव। बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपको एक बार फिर से हम संसद भवन परिसर में जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पर एक बार फिर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पर बौद्ध संत पहुँच चुके हैं, विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी वहाँ पहुँच चुके हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आज एक ख़ास तरह का माल्यार्पण जो है, विशेष माला जो है आज उनको पहनाई जाती है। तो ये तस्वीरें हैं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस चर्चा को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर सुषमा के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो चर्चा है जो यहाँ पर चली थी कि समाज जो है वो किसी भी लेवल पर वर्ग संघर्ष के रास्ते पर न जाए, वर्ग समन्वय के रास्ते पर रहे, इसे लेकर के, और मैंने कुछ जिक्र भी किया कि जो दलित चेतना के नाम पर कुछ संगठन जो हैं
उन्होंने एक मतलब चीजों को अलग चश्मे से देखना शुरू किया। कई बार ऐसा लगता है लोगों को। आप सहमत हैं इससे? उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने तो देखा ही, लेकिन बहुत सारे उस समय की जो राजनीतिक रणनीतियां थी वो उसी के इर्द गिर्द बनाई गई। क्योंकि आप प्रारंभ में यदि देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मिलकर हम लोग साथ चलें। ये बात कभी पहले इससे की नहीं गई। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इस रूप में हम बांटा गया और अल्पसंख्यक अनेक प्रकार के बनाए गए। आपको याद हो तो एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब ऐसा लगने लगा था जैसे जो बहुसंख्यक हैं वो कहीं अपराध से ग्रस्त हो जाएं कि हम संख्यक क्यों हो गए। और यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, आप पढ़ के देखें कभी, जैसा अभी डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइनॉरिटीज एंड द स्टेट, उनका अगर आप पढ़ें तो समझ आएगा किस प्रकार की अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते थे। वो परमानेंट होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी तो बहुसंख्या बनती है ना। और वो अगर ये प्रयास करे कि समाज का स्वरूप बदल दे, तो जिस तरफ आप हिंट कर रहे थे, एक बहुत लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने इसी प्रकार की रणनीतियां और इसी प्रकार की नीतियां रखी गई कि भारत विभाजित हुआ था। उसी समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में क्वेश्चन रखा, इसीलिए उस विभाजन से वो इतने परेशान थे, उनका बस चलता तो वो विभाजन नहीं होता, और अगर उनका बस चलता तो फिर विभाजन के बाद स्थितियां ऐसी भी ना होती जैसी बाद में बनी। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा है। इसे संघर्ष तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो एक बिल्कुल सशक्त भारत चाहते थे, ऐसा भारत चाहते थे जो एकत्व से युक्त हो। क्योंकि संविधान में आप देखिए, उसने संविधान में उन्होंने लचीलापन भी रखा है और उसको रिजिड भी रखा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम सोच रहे हैं वो आने वाले सब वर्षों के लिए, भविष्य के लिए सदैव बिल्कुल। और वो संविधान जो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, हम भारत के लोगों से शुरू होता है, और भारत के बहुत सारे लोग और गणमान्य आज संसद भवन परिसर में एक साथ जुटे हैं, और देश के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी आपको इस वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक तस्वीर है, और इस तस्वीर के बीच में ये कहिए कि इन सब को कनेक्ट करने का जो एक सूत्र है वो है संविधान। और संविधान भारत में जो बहुत सारे गणमान्य हुए हैं, संविधान सभा है, और उस सब का एक मतलब उसका जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो प्रयास है, वो एक बड़ा प्रयास है वो। बिल्कुल। और उस प्रयास में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और कुल मिलाकर वो एक विजनरी के तौर पर संविधान के बारे में बात करते हैं। अगर हम संविधान पर थोड़ी देर बात करें, बिल्कुल, संविधान के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो अप्रोच है वो क्या है? देखिए, जिस परिस्थितियों से वो निकले थे, डॉक्टर अम्बेडकर उन्हीं चीज़ों को लेकर के काफ़ी समन्वित भाव से उन चीज़ों को लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में उपस्थित मिलते हैं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के इतने बड़े जो विजन थे कि हम किस तरीके से समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, किस तरीके से एक समन्वय की संस्कृति होगी, और ख़ासकर जब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसकी बात की जाती है, तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि ये खासकर मानवाधिकार की बात की जा रही है, गरिमा, स्वतंत्रता, सुरक्षा और बंधुता की बात की जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से रचा बुना है, और वो चाहते थे लाइफ विद डिग्निटी, ये तो उनका एक तरह से कोर बिल्कुल थॉट था। बिल्कुल। और उसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन संविधात्री सभा में, संविधात्री सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू। बिल्कुल। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बाद में इतनी प्रशंसा की, भूर प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर का जितना अवदान है इसमें, उनके अलावा इस कार्य को इस तरीके से कोई नहीं कर सकता था। और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के जो उसमें इनपुट है, वो निश्चित रूप से एक ऐसे समाज निर्माण की प्रक्रिया है। और वो खासकर जब मैं
ये मानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को सौंपने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जब इसका नेतृत्व आगे के समय में होगा तो कैसा होगा, और उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से हम संविधान को सामने रख करके समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम संपूर्णता में देखें तो हम ये पाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे चिंतक के रूप में हैं कि जो कि भविष्य की चीज़ों को लेकर के काफ़ी मतलब कि एक आशंका जो उनके भीतर थी। भविष्य का भारत कैसा हो, क्या संविधान इसी का ड्राफ्ट है डॉक्टर सुषमा? जी, भारत बिल्कुल इसका जो संविधान है वो इसका ड्राफ्ट है। और उसमें एक और बात मैं इंगित करना चाहती हूँ, समाज समन्वय की बात तो उन्होंने की, लेकिन राष्ट्र को भी मजबूत बनाने की बात इस संविधान में आती है। क्योंकि जो संघवाद की बात उस समय, और संघवाद बहुत फैशन में था, समाजवाद भी बहुत फैशन में था, और आप जानते हैं कि पंडित नेहरू समाजवाद के बहुत बड़े उस समय योद्धा बने हुए थे। और उसके बावजूद आप मतलब मैं प्रायः प्रणाम करती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्पिरिट को कि आप देखिए उन्होंने समाजवाद को तो इससे दूर रखा ही, उसके जो गुण थे वो तो वो ले आए नीति निर्देशक तत्वों में भी और मानव अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें भी, लेकिन उसको उन्होंने उस रूप में नहीं रखा जिस रूप में वो उस समय फैशन में था या प्रचलित था। और फिर संघवाद को भी उन्होंने, संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान नहीं करता। और आप याद करें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ये एक ऐसा संविधान है जो सामान्य परिस्थितियों में संघीय है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्र पर संकट आते ही यह एकत्ववादी या एकलवादी हो जाता है। और जो उन्होंने उस समय विशेष तौर पर इमरजेंसी प्रोविजन जो मतलब ये व्यवस्था के लिए फेडरल है और अव्यवस्था के लिए ये सेंट्रल है। जी, क्योंकि वो देख चुके थे एक विभाजन, और वो ये भी जानते थे किस प्रकार के संकट भारत के आसपास हैं, क्योंकि जो उन्होंने अध्ययन किया था अपना विभिन्न विषयों का भी, उसमें समाज शास्त्र भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें राजनीति शास्त्र भी है, और उसमें नृजातीय शास्त्र भी है। इन सबको मिलाकर के जो उन्होंने अध्ययन किया था, और इतिहास तो था ही, और इसीलिए वो संस्कृत के प्रति बहुत लगाव रखते थे और चाहते थे कि मैं सीखूं। शुरू में नहीं सीख पाए थे, उनको परमिशन दे दी गई थी, उन्होंने बाद में उससे सीखा भी, और इसलिए भारत की संस्कृति को भी समझा, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भी समझा, और इसलिए ये माना कि जब तक हम उनको ठीक प्रकार से भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित नहीं करते, इसलिए आप देखिए कि चित्र भी भारतीय संविधान में हैं वो बड़े सोच समझ कर लगाए गए चित्र हैं, और वो भारत की संस्कृति को लेकर जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान जो है वी द पीपल तो कहता ही है, लेकिन वी द पीपल वांट टू बी व्हाट,